हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज गीतांजलि अंधेरिया। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। याद करिए, दो बैलों की कहानी, बैलों का वो ममत्व, वो स्नेह है, वो मित्र की मदद, वो मालिक के प्रति ईमानदारी, वो मालिक के प्रति प्रेम, स्नेह, ये सारे भाव। जी हाँ, दो बैलों की कथा मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा हुआ एक सजीव चित्रित पाठ। और मैंने आपसे कहा था कि ये पाठ आप भूल ना पाएं, मैं जल्दी ही अभ्यास लेकर आऊँगी। मुझे लगा है कि देर नहीं हुई है, पाठ आपको याद है। तो चलते हैं, देर ना करते हुए हम करते हैं पाठों का अभ्यास। दो बैलों की कथा, पाठ 1, प्रश्न अभ्यास। सबसे पहले कुछ एक एक शब्द वाले आप जो आपको MCQ में पूछ लिए जाते हैं, 1 वर्ड में पूछ लिए जाते हैं, तो पहले वही लेकर आई हूँ। दो बैलों की कथा पाठ के लेखक का नाम बताइए। तो दो बैलों की कथा पाठ के लेखक का नाम ये कौन है, पहचानिए। तो मुंशी प्रेमचंद। दो बैलों के जो पाठ के लेखक हैं वो हैं मुंशी प्रेमचंद। फिर है, बछिया के ताऊ की पदवी किसको प्राप्त है, बताइए। पाठ में आया था, बछिया के ताऊ किसको कहा गया है? बछिया के ताऊ कहा गया है बैल को। अगला प्रश्न है, हीरा मोती के मालिक का नाम क्या था? जो उनका सही रियल मालिक था, पहला मालिक, वो था झूरी काछी, पूरा नाम। अगला है, गया के घर से जब दोनों बैल भागे तो उनके गले में क्या लटक रहा था? उनके गले में लटक रहा था गराव। गराव। फिर है, दोनों बैलों को कहाँ बंद कर दिया गया? दोनों बैल कहाँ बंद हो गए थे? कांजी हौज में बंद हो गए थे दोनों बैल, कांजी हौज। आगे है, अब यहाँ से प्रश्न पूरा उत्तर लिखा जाएगा। कांजी हौज में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी? आप बताइए, यदि पशु वहाँ पर बंद है तो उनकी उपस्थिति क्यों ली जाती होगी? बिल्कुल, सारे हैं कि नहीं, कोई भागा तो नहीं, कोई मरा तो नहीं, है ना, वो अंदर बंद है, कुछ हो तो नहीं गया। तो उपस्थिति लेने का यही कारण है कि संख्या पूरी है या नहीं। कांजी हौज में कैद पशुओं की हाजिरी इसलिए ली जाती होगी क्योंकि कांजी हौज में कोई पशु भागा तो नहीं, कहीं कोई किसी कारण से मर तो नहीं गया, जितने बंद थे उतने ही बंद हैं क्या, इस कारण से उनकी हाजिरी ली जाती थी। अगला प्रश्न है, जो 3 प्रकार से पूछा जा सकता है। छोटी बच्ची को बैलों के प्रति क्यों प्रेम उमड़ आया? बच्चों की बैलों के प्रति इतनी आत्मीयता क्यों थी? किस बात से बैलों को लगा कि इस घर में सज्जन का वास है? तो देखिएगा कि किस बात से लगा था छोटी बच्ची का बैलों के प्रति प्रेम का क्या कारण था? क्योंकि सौतेली माँ उस बच्ची को भी मारती थी, तो उस बच्ची को पता है कि जब मार पड़ती है तो क्या तकलीफ होती, कितना मन दुखी होता है। और आज बैल भी उसी अवस्था में थे, बैलों को भी ऐसे ही आहत किया गया, तो वो बैलों की दुर्दशा और उनके विचारों को, उनका दुखी होकर जो बैलों की हालत थी वो समझ पा रही थी। इसीलिए वो बैलों के प्रति बच्ची का जो प्रेम था वो उमड़ कर आया। छोटी बच्ची का बैलों के प्रति प्रेम उमड़ आया क्योंकि छोटी बच्ची की माँ सौतेली थी, वह बच्ची को मारती पीटती थी, वह समझती थी कि इस प्रकार की यातनाओं से शरीर और मन पर क्या प्रभाव पड़ता है। और यही हाल बैलों का भी था, जिन पर अत्याचार हो रहा था, और बैलों को इस प्रकार दुखी देखकर उस छोटी बच्ची की भी बैलों के प्रति प्रेम उमड़ आया। अगला है, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं? बैलों के माध्यम से लेखक किन मूल्यों को बताना चाहता है जो मनुष्य में भी होना चाहिए? तो वो मूल्य क्या थे? आत्मीयता होनी चाहिए, एक दूसरे के प्रति स्नेह का भाव होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति जो हम सहानुभूति या मदद का भाव होना चाहिए, संघर्ष हमें करते रहना चाहिए। मित्रों की जो कुछ बातें हैं जो मनुष्यों में भी होना चाहिए वो निम्न हैं। मित्रों की परेशानी के समय मदद करनी चाहिए, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते रहना चाहिए, जिनसे प्रेम रखते हैं या हमें जो प्रेम देता है उसका आदर करना चाहिए, आपसी सामंजस्य होना चाहिए, आपस में एक दूसरे में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, परेशानी में केवल स्वयं की ही नहीं बल्कि दूसरों की भी मदद करनी चाहिए। ये सब कुछ क्योंकि बैलों ने किया था। बैलों ने अपने मित्र की परेशानी में मदद की, तभी तो मोती नहीं भागा और हीरा के साथ रुका रहा। हीरा नहीं भागा था खेत में, मोती के साथ मार खाता रहा। स्वतंत्रता के लिए दोनों संघर्ष करते रहे, अंतिम दम तक, हालांकि मरे नहीं, लेकिन जहाँ तक वो सोच पाते थे वहाँ तक उन्होंने संघर्ष किया। वो प्रेम एक दूसरे को देते थे, एक दूसरे को प्रेम करते थे, आपस में कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा था उनका। और उन्होंने केवल अपनी ही जान बचाने के लिए वो दीवार नहीं गिराई, वो तो फंसे रह गए वहीं के वहीं, लेकिन उन्होंने सोचा कि बाकी जानवर तो निकल जाएंगे, बाकी पशु तो बाहर जाएंगे। प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ
एक जो पारंपरिक अर्थ है गधे के स्थान पर मूर्ख का प्रयोग ना कर किस नए अर्थ की ओर संकेत किया है। वैसे हम सामान्य तौर पर गधे के नाम पर मूर्ख का उपयोग कर देते हैं, मूर्ख का प्रयोग कर देते हैं, लेकिन प्रेमचंद जी ने आखिर किस शब्द का प्रयोग किया है। तो यहाँ देखिए, प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की स्वभावगत शांत, विद्रोह से दूर, प्रत्येक परिस्थिति में संतुष्ट रहने वाला, सीधापन आदि की विशेषताओं के आधार पर उसका मूर्ख ना कहकर उसको संत कहा है, क्योंकि संतुष्टि, सीधापन, विद्रोह ना करना ये संतों के ही गुण होते हैं। तो वो जो शांत स्वभाव, विद्रोह ना करना, हर कार्य में संतुष्टि होना, हर परिस्थिति में संतुष्टि होना, इसके लिए उन्होंने गधे को मूर्ख ना कहकर संत कहा है, क्योंकि यही गुण संत में भी होते हैं। अगला प्रश्न है, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। तो हीरा और ऐसा भी प्रश्न बन सकता है कि हीरा और मोती की दोस्ती की कुछ विशेषताएं बताइए। तो विशेषताओं से पता चलेगा कि दोनों में गहरी दोस्ती थी, वही तो उनकी विशेषताएं थी। तो निम्न बातों से पता चलता है, क्या दोनों साथ में बैठते और खड़े होते थे, साथ में ही खली खाते थे, सींग जोड़कर प्रेम आलिंगन करते थे, प्रेम दर्शाते थे, एक दूसरे को प्रेम से चाटते थे। जब मोती परेशानी में आया तो हीरा ने उसका साथ नहीं छोड़ा, तो एक साथ उठते, बैठते, खाते, चाटते, सूंघते और एक दूसरे को प्रेम करते, परेशानियों में दोनों एक दूसरे की मदद करते थे। ये उनकी विशेषताएं थी। किस घटना से पता चलता है कि हीरा के हृदय में औरतों के प्रति सम्मान के भाव थे। कब पता चला, जब मोती ने कहा था कि क्यों ना मालकिन को ही उठा के पटक दूं, तो हीरा ने कहा था हमारा धर्म ये नहीं कहता, हम किसी औरत पर सींग नहीं चलाते हैं। गया के घर में जब जबरदस्ती बैलों को ले जाया गया और उसकी शरारतों के लिए उन्हें सूखा भूसा दिया गया, दिन भर मार मार कर जोता गया, तब मोती ने गुस्से में आकर ये बात कही कि अब तो किसी को मार गिराऊं, मालकिन को ही मारूं। तब हीरा ने कहा, औरत जात पर सींग चलाना मना है। यह कथन बताता है कि वे पशु होते हुए भी औरतों के प्रति सम्मान रखते थे। उसने औरतों पर, औरत ने ही भला बुरा कहा था, या औरत ने भला बुरा नहीं कहा था, यहाँ पर गया नहीं किया, लेकिन औरत उस बच्ची को मारती थी। अगर वो बच्ची भगा देती तो औरत और मार दी, उसने कहा औरत को ही मार दूं। उसने कहा कि नहीं, हमारी जात औरत पर सींग नहीं चलाती है। इससे पता चलता वो औरतों का सम्मान करते थे। अगला प्रश्न है, गधा किस अर्थ में रूढ़ हो गया और क्यों। गधा किस अर्थ में रूढ़ हुआ था कि गधे को मूर्ख बोला गया। क्यों ऐसा बोला गया? क्योंकि सीधा, शांत, अविद्रोही, संतोषी होना वर्तमान समय में लोग इन गुणों को मूर्खता का पर्याय मानते हैं। ऐसे स्वभाव वाले जानवर और व्यक्ति को मूर्ख कहते हैं आज के लोग। इसीलिए गधे में ये सारे स्वभाव, सारा नेचर उसका ऐसा था, ये गुण थे, फिर भी लोगों ने क्या कहा, उसे गधा कहा, मूर्ख कहा। अर्थात लोग आज के समय में चाहे पशु हो और चाहे व्यक्ति हो, उसे यही पदवी दे देते हैं। सहनशीलता में गाय और कुत्ता किस प्रकार भिन्न है। सहनशीलता में गाय को भी कभी कभी क्रोध आ जाता है और कुत्ता भी कई बार खूंखार हो जाता है। ब्याई गाय अर्थात जिस गाय ने जन्म दिया हो अपने बछड़े को, वो भी खूंखार हो जाती है, भाई मारने का प्रयत्न करती है। कुत्ता एक गरीब जानवर होने के बाद भी असंतोष प्रकट कर देता है, काट भी सकता है, कभी कभी भौंक देता है। अपना क्रोध कुत्ता और गाय दोनों व्यक्त कर देते हैं, जबकि गधा कभी ऐसा नहीं करता। वह एक सहनशील जानवर है। यही कारण है कि सहनशीलता में गाय और कुत्ता गधे से भिन्न है, क्योंकि गाय एक बार सींग मार सकती है, कुत्ता काट सकता है, लेकिन गधा कभी भी किसी भी कारण से किसी पर विद्रोह नहीं करता है। अगला प्रश्न है, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को बताइए। तो यहाँ पर हीरा के माध्यम से प्रेमचंद ने स्त्रियों के प्रति सम्मान का दृष्टिकोण दिखाया है, आदर का दृष्टिकोण दिखाया है कि औरतों पर अत्याचार नहीं किया जाता। प्रेमचंद जी ने उस समय की बात कही है जब औरतों पर अत्याचार होते थे। पुरुष प्रधान समाज में जब स्त्री को निम्न स्तर का दर्जा मिलता था, यह बात बैल समझ सकते थे, इसीलिए वह स्त्रियों को सम्मान देना चाहते थे, क्योंकि उन्हें भी वही निम्न स्तर पर देखा जा रहा, कुछ को खिला रहे हैं अच्छा, कुछ उन दो बैलों को नहीं खिला रहे। इसलिए उसने कहा, जब मारने की बात आई, कि औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो क्या। क्योंकि यहाँ औरतों के हीरा के माध्यम से औरतों के प्रति सम्मान, आदर, और ये बताया है मुंशी प्रेमचंद जी ने कि औरतों पर अत्याचार नहीं किया जाता। अगला प्रश्न है, किसान जीवन वाले समाज में
किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है। तो आपसी संबंधों में कि जब वो जाता है और अपने मालिक से बिछड़ता है तो यहाँ कई बातें दी गई हैं। निम्न प्रकार व्यक्त किया है, मनुष्य और पशु के मध्य आत्मीयता होती है, दोनों के मध्य भावनात्मक संबंध होते हैं जिसके द्वारा वो एक दूसरे के प्रेम को समझ लेते हैं, विद्रोह को समझ लेते हैं। प्रेम के वशीभूत होकर पशु भी अपने मालिक से दूर नहीं रह पाते। दोनों के मध्य दूरी हो जाने पर भी उदास रहते हैं दोनों, क्योंकि पशु भी प्रेम और अपनत्व समझते हैं। तो दोनों एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, दोनों एक दूसरे का प्रेम और विद्रोह समझते हैं। अपने मालिक से दूर रहकर दोनों, मालिक और वो पशु दोनों ही परेशान होते हैं। और प्रेम के वशीभूत होकर पशु अपने मालिक से दूर नहीं जा पाते। वो अपने मालिक, ये गुण है मालिक में और मनुष्य में और पशु में, ये दोनों के बीच में आत्मीयता है। अगला प्रश्न है, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषताएं बताइए। कि मोती ने कहा हम ना बच पाए, ये था स्वार्थपन नहीं था, निस्वार्थ भाव था, अन्य जानवरों के प्रति प्रेम था, सहायता का भाव था। मोती के इस कथन से उसकी निम्न विशेषताओं का पता चलता है। वह आशावादी था, वह मुक्त हो सकता था और सभी को भी मुक्त करा सकता है। वह निस्वार्थ भाव से कार्य करता है। जब वह कांजी होश से स्वयं भागने की बजाय वह अन्य पशुओं को पहले बाहर निकालता है, तो वो आशावादी है और वह निस्वार्थी है। उसने सभी के लिए कार्य किया और वो तो वहीं रह गया था। आशा स्पष्ट करना है, कुछ मतलब इसमें अर्थ निकलेगा। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाले मनुष्य वंचित हैं। तो यहाँ क्या आशय है कि जब पशुओं में ऐसी कुछ श्रेष्ठ बातें होती हैं, एक दूसरे की बातों को समझ जाते हैं, लेकिन आज अपने आप में कहता है कि मनुष्य कि हम हर एक काम कर लेते हैं, हमें हर एक बात समझ में आती है, हर काम में हम निपुण हैं, लेकिन वह एक दूसरे से भावनात्मक रूप से नहीं जुड़ा है। वो मनुष्यों के अंदर की भावनाओं को, पशुओं के अंदर की भावनाओं को नहीं समझ पा रहा है। हीरा और मोती दोनों एक दूसरे के मन की बात समझ लेते थे, मूक होते हुए समझ लेते थे। वे दोनों प्रत्येक परिस्थिति में जान की परवाह किए बिना मित्रता निभाते थे, जबकि मनुष्य के पास सब कुछ होते हुए भी वह इन शक्तियों से वंचित था। श्रेष्ठ होते हुए भी कुछ भावनाओं से वह पशुओं से पीछे था, क्योंकि अपनत्व की भावना, आत्मीयता की भावना, मनुष्यत्व, ये उसके अंदर अब नहीं रह गया था। और इन सभी गुणों से वह क्या था? पशुओं से पीछे था। उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। क्योंकि जहाँ उनका हृदय आहत हो रहा था, शरीर को कष्ट हो रहा था, बात अलग है। जहाँ उनका अपमान हुआ, मन आहत हुआ, वहाँ एक बच्ची आत्मीयता दिखाती है, तो पेट तो नहीं भरा, लेकिन मन जरूर तृप्त हो गया उनका, कि किसी ने तो अपनापन दिखाया। गया ने जब हीरा मोती को जबरदस्ती बांध कर रखा, तो हीरा मोती ने इस अपमान के कारण भोजन नहीं किया। वह भूखे थे। तभी एक छोटी लड़की ने आकर 2 रोटी दोनों को खिलाई, एक रोटी दोनों को खिलाई। एक रोटी से दोनों की भूख तो नहीं मिटती, किंतु उस रोटी में इतना प्रेम भाव था, कि इतना अपनापन था उस रोटी में, कि दोनों का हृदय तृप्त हो गया। आत्मीयता और ममता थी कि जानवर भी प्रेम के भूखे होते हैं, जिससे एक रोटी से पेट तो नहीं भरा, लेकिन उनका जो मन था वो तृप्त हो गया। उस एक रोटी ने भोजन का कार्य कर दिया, क्योंकि उसमें प्रेम निहित था। गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया, क्योंकि इसमें से एक छांटना है। गया पराए बैलों पर अधिक खर्च नहीं करना चाहता था। गरीबी के कारण खली आदि खरीदना उसके बस की बात ना थी। वह हीरा मोती के व्यवहार से दुखी था, उसे खली आदि सामग्री की जानकारी ना थी। सही उत्तर के आगे सही का निशान। तो वह हीरा मोती, देखिए, खर्च नहीं करना चाहिए, गलत है, ये भी गलत है, कि कहीं ना कहीं वो क्या था, हीरा मोती का जो स्वभाव था, उस स्वभाव से बहुत दुखी था, और दुखी होने के कारण उन दोनों को उसने दंडित भी किया। रचना और अभिव्यक्ति है। हीरा और मोती के शोषण के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन उसके लिए प्रताड़ना भी सही। हीरा मोती की इस प्रतिक्रिया पर तर्क सहित अपने उत्तर विचार प्रकट कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, वह हीरा मोती ने कई बार शोषण के विरुद्ध आवाज उठाई, गया के व्यवहार का विरोध किया और डंडे, सूखी रोटियां खाई। कांजी होश में बंद होकर भी वहां भी विरोध में आवाज उठाई, तब भी बंधन में पड़े रहे। मेरे विचार से शोषण के विरुद्ध आवाज उठानी चाहिए। शोषित जीवन किसी को भी नहीं जीना चाहिए। आज़ादी का प्रयत्न करते रहना चाहिए। शोषण में दुख और डर ही है, और आज़ादी में ही सुख है। तो वो अंतिम क्षणों तक अपने आप को ये आज़ाद करने का प्रयत्न करना चाहिए। विपरीत परिस्थितियों में भी साहस, आशा नहीं छोड़नी चाहिए। और हीरा और मोती ने यही किया था, कि वो
अपनी स्वतंत्रता के लिए फुल तरीके से, पूरे तरीके से क्या करते रहे, प्रयास करते रहे। अगला है, क्या आपको लगता है कि यह कहानी आज़ादी की लड़ाई की ओर भी संकेत करती है? क्योंकि जब मुंशी प्रेमचंद जी ने ये लिखा है उस समय का माहौल क्या था और उन्होंने आज़ादी, उस समय जो आंदोलन चल रहा था उसमें भी उनका योगदान था। तो कहीं ना कहीं ये कहानी आज़ादी की ओर संकेत करती है, क्योंकि हीरा और मोती जब भी गुलाम हुए उनके माध्यम से प्रेमचंद अंग्रेजों के अत्याचारों की ओर हमारा ध्यान ले जाना चाह रहा था। मनुष्य और पशु के माध्यम से वो बताना चाह रहे थे कि कैसे अत्याचार अंग्रेजों ने किए भारतीयों पर। उन्होंने कहा भी है कि स्वतंत्रता सहज नहीं मिलती, इसके लिए निरंतर संघर्ष करना पड़ता है, निरंतर मेहनत करनी पड़ती है। इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से भी इस कहानी के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद जी ने आज़ादी की भावना दिखाई, सिखाई, पढ़ाई। तो आज़ादी के भावना से ही ये जो पूरी कहानी है ये जुड़ी हुई है। भाषा अध्ययन है, बस इतना ही काफ़ी है। फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। आप अगर यहाँ देख रहे होंगे तो भी और ई अलग कलर से लिखे हुए हैं, क्योंकि ये वाक्य पर जोर भी डाल रहे हैं। ही और भी वाक्य में किसी बात पर जोर देने का काम कर रहे हैं। ऐसे शब्दों को कहते हैं निपात। तो निपात वो शब्द होते हैं जो वाक्य पर जोर डालते हैं। जैसे मान लो मैंने कह दिया कि मैंने कार्य किया है, फिर एक आया तुमने नहीं किया, अरे मैंने भी किया है, तो भी लगाने से क्या हो गया, उस कार्य पर जोर डल गया कि ये कार्य मेरे द्वारा भी हुआ है। तो भी और ही ऐसे शब्द हैं जो कि वाक्य पर जोर डालते हैं। तो ऐसे शब्द यदि हमें पाठ में मिल रहे हैं जहाँ निपात का प्रयोग हुआ है तो ऐसे वाक्यों को छांटना है। देखिए, एक ही विजय ने उसे संसार की सब जातियों में गर्ण बना दिया। एक ही, उनमें कोई ऐसी शक्ति छुपी है जिनसे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य और उनमें ही दोनों साथ में नाद में मोह डालते और साथ ही बैठते थे। ज्यादा से ज्यादा मेरी ही गर्दन पर भार रहे। अभी 4 ही ग्रास खाए थे 2 आदमी, अभी 4 ही, मतलब केवल 4 ही। तो ये क्या कर रहे, ही और भी वाक्य पर जोर डाल रहे हैं। मतलब ये कौन से शब्द हुए, ये निपात हुए। अब भी वो ही वाले थे, ये भी निपात है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है। गधे को सुख दुख व हानि लाभ भी दशा में बदलते नहीं देखा। 4 बातें सुनकर गम खा जाते फिर भी बदनाम हैं। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व ना होने पर भी महत्वपूर्ण है। झूरी इन्हें फूल की छड़ी से भी ना छूता था। ये क्या है, ये सारे के सारे निपात शब्द हैं जो वाक्यों पर क्या करते हैं, जो वाक्यों पर जोर डालते हैं। रचना के आधार पर वाक्य भेद बताइए, उपवाक्य छांटकर उनके भी भेद लिखिए। तो यहाँ पर देखिए, दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत पड़े। और जब हम की लगा देते हैं तो वाक्य क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। और जब 2 वाक्य एक साथ जुड़ जाते हैं तो वो होता है संयुक्त वाक्य। ये संयुक्त वाक्य हो गया। अब जो उपवाक्य है कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर क्या हो गए, चेत गए। तो क्या था ये संज्ञा उपवाक्य है, क्योंकि यहाँ पर जानवर की बात की गई है। और दीवार ये संज्ञा है। सहसा एक दड़ियल आदमी जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा कठोर। और भी जब जुड़ता है तब भी कौन सा वाक्य होता है, 2 वाक्यों को यहाँ पर जोड़ा गया है। एक जगह कॉमा भी है। सहसा एक आदमी जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर। यहाँ वाक्य 3 से 4 जो हम देख रहे हैं कि जोड़ रहे हैं, तो ये क्या है, मिश्र वाक्य। विशेषण उपवाक्य है यहाँ पर, ठीक। सहसा एक दड़ियल आदमी जिसकी आंखें लाल थी, मुद्रा अत्यंत कठोर। तो क्या है बताया, दड़ियल आदमी। तो क्या बताया यहाँ पर, विशेषण। तो विशेषण उपवाक्य है ये। हीरा ने कहा गया के घर से नाहक भागे। हीरा ने कहा, तो ये मिश्र वाक्य है। संज्ञा उपवाक्य है। यहाँ पर हीरा जो कि क्या बता रहा है, एक नाम है, संज्ञा शब्द है। मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। अब यहाँ पर 2 वाक्य हैं और तो से जुड़ गया। तो यहाँ पर और बेचूंगा, बिकेंगे और क्रिया की विशेषता, अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे ना छोड़ता। तो क्या हुआ यहाँ पर, ये अगर वह मुझे पकड़ता तो वाक्य को, 2 वाक्य को जोड़ रहा है। तो क्या हुआ, ये संयुक्त वाक्य हुआ। और क्रिया विशेषण बेमारे ना छोड़ता, तो विशेषता कि बिना मारे ना छोड़ता।
कहानी में जगह जगह मुहावरों का प्रयोग हुआ है, क्योंकि हमने पढ़ा भी था कि मुंशी जी ने मुहावरों का प्रयोग किया है, उन मुहावरों को छांटना है। तो देखिए, हिम्मत हारना अर्थात निराश होना, असफलता के बाद राहुल हिम्मत हार गया। एक और कई जगह आए थे, टकटकी लगाना, एक तरफ या निरंतर देखना, ये भी आया था कि वो दरवाजे पर टकटकी लगाए, किसका, भूसे का इंतजार कर रहे थे। जान से हाथ धोना, मैंने आपको उस समय बताया था कि मर जाना। ईंट का जवाब पत्थर से देना मतलब कड़क जवाब देना, दो टूक जो बात कहते हैं, कड़ी प्रतिक्रिया करना। दांतों पसीना आना अर्थात कठोर परिश्रम करना। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर हैं आपके मुहावरों का प्रयोग, 5 वहाँ दिखाए गए। अब यहाँ से वो शब्द हैं जो आपके पाठ में कठिन थे, मैं बीच बीच में बताती गई, यदि कुछ छूट गाते हैं तो मैंने यहाँ पर सबको एकत्र कर दिया है। देखिए, ब्याही मतलब जिसने बच्चे को जन्म दिया हो। विषाद मतलब होता है दुख। चौकस मतलब चौकन्ना। मूक भाषा शांत चुप या जो शांत रहकर बोली जाती है। प्रेम आलिंगन मतलब होता है प्रेम से गले लगाना। बेतहासा अर्थात होता है बिना रुके एक टक भागते जाना। निरापद, निरापद मतलब है सुरक्षित। सहिष्णुता का अर्थ होता है सहनशीलता। पछाई, पालतू पशुओं की एक नस्ल होती है पछाई। गोई मतलब जोड़ी, दोनों को बोला गया ना, गोई आ गया जोड़ी। कुलेल मतलब होता है क्रीड़ा खेलना। विषाद का अर्थ दुखी आ चुका है। पराकाष्ठा मतलब होता है अंतिम सीमा, हद। गण्य मतलब गणनीय, जिसको गिना जाए। विग्रह का अर्थ होता है विग्रह कर देना, दूर करना, अलगाव होना, ये विग्रह इसमें है। पगहिया, पशुओं की बांधने की रस्सी को पगहिया कहते हैं। गराव, फुंदेदार रस्सी जो बैल आदि के गले में पहनाई जाती है ना, बैलों को सजाने के लिए। प्रतिवाद, प्रतिवाद करना मतलब विरोध। टिटकार, मुंह से निकलने वाले टिक टिक का शब्द। मसलहत, हितकर। रगेदना, खदेड़ना, खदेड़ दो। मल्ल युद्ध, जब कुश्ती होती है, मल्ल युद्ध। सविका अर्थात वास्ता या सरोकार, जब हमें किसी सविका, तो वास्ता होता है, किसी से कोई सरोकार होता है, कोई मतलब होता है, तो वो होते हैं। आगे भी एक कांजी हाउस, काइन हाउस कहते हैं जिसको। मवेशी खाना भय बाड़ा, जिसमें दूसरे का खेत आदि खाने वाले जो पशु लावारिस होते हैं, चौपाए बंद किए जाते हैं और कुछ दंड लेकर या छोड़ दिया जाती है तो नीलाम कर दिए जाते हैं। रेवड़ मतलब पशुओं का झुंड। उन्मत्त मतलब होता है मत वाला। थान मतलब पशुओं के बांधे जाने की जगह जहाँ पशु बांधे जाते हैं। उत्साह मतलब होता है उत्साह, आनंद, जहाँ पर वो उछल उछल कर जाते हैं तो उत्साह आनंद। यहाँ पर आपने देखा कि आपने वाक्य रचना देखी, विशेषण भी देखे, फिर यहाँ पर हमने आशय भी प्रकट किया। प्रश्न मतलब जो पाठ हमने पढ़ लिया था वो पूरा का पूरा पाठ हमने यहाँ पर अभ्यास के तौर पर कर लिया। तो अब आपका जो 2 बैलों की कथा थी एमसीक्यू के साथ, एमसीक्यू जैसे ही थे, एमसीक्यू तो टोटल नहीं थे लेकिन हमने एक शब्द में उत्तर दिया था, वो आपके एमसीक्यू भी बन जाते हैं उससे। तो इसमें लगभग आपने बहुत कुछ समझा है। अब जाके आपका पाठ पूरा हुआ। तो आपने देखा कि एक भाग में हम कभी कहानी पूरी पढ़ लेते हैं, कहानी हमारे मस्तिष्क, हमारे दिमाग में बैठ जाती है और उसके बाद जब हम प्रश्नों के उत्तर देखते हैं तो वो प्रश्नों के उत्तर हमें जल्दी समझ में आ जाते हैं और बन जाते हैं, क्योंकि पूरी कहानी हमारे फिर आंखों के सामने चलती है। तो जब हमारा ये पाठ इतने अच्छे से इस तरह से आपको समझ में आया है तो आप इंतज़ार करते रहिए और चैनल के साथ बने रहिए, तभी आपको मालूम होगा कि यदि पार्ट 1 शुरू हुआ है तो दूसरे पार्ट, अन्य पार्ट, बहुत सारे पार्ट क्यों नहीं आएंगे, सब कुछ मिलेगा आपको। तो इसके लिए चैनल से जुड़े रहना पड़ेगा, हमारे साथ आप पढ़ते रहिए और इसी तरह कम कम समय में आप पाठ को भी याद कर लेंगे और साथ साथ अभ्यास भी आपके कवर होते जाएंगे। तो अगले पाठ के लिए रेडी रहिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।